हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 का 2021 का फिज़िक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.06070। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। इसके और में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कहा गया था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर का अप्रोक्सीमेट रेशो क्या होगा। तो आपको इसमें अगर रिलेशन याद था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के बीच में, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। देखिए कैसे। 1 लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमें रेशो निकालना था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर का। तो हम इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट करेंगे और इस 1 लाइट ईयर को यहाँ पे। तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 1/6.3 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू में AU और नीचे LY लाइट ईयर। तो रेशो क्या बन गई 1/6.3 10⁻⁴। तो ये रेशो बन गई हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ लेंथ इज डबल्ड। तो टाइम पीरियड में क्या असर पड़ेगा अगर हम लेंथ को डबल कर दे। तो इसके लिए आपको रिलेशन यूज़ करना था T इज इक्वल टू 2π√L/G। इस रिलेशन को यूज़ करके जो है हम आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे आप अगर लेंथ डबल करेंगे तो टाइम पीरियड जो है √2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे तो मोमेंटम पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अगर रिलेशन याद था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, तो आसानी से आप कर सकते थे। अगर नहीं भी याद था तो आराम से आप डिराइव भी कर सकते थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 P²/2m। उसके बाद आपको डबल करनी थी यहाँ पे, तो 2KE इज इक्वल टू 1/2 P⁻²/m। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद ये KE से KE कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आगे बनेगा 1/2 P²/P⁻², यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू P/P'। तो यहाँ से साफ दिखता है कि P' इज इक्वल टू √2P। इसको यहाँ शिफ्ट कर देना और इसको यहाँ पे, तो नए वाला मोमेंटम पहले का √2 टाइम्स हो जाएगा। इसके और में एक क्वेश्चन था, टू बॉडीज ऑफ मास 4m और m इक्वल काइनेटिक एनर्जीज हैं, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। सेम इसमें भी आप यही एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे। इसमें आपको क्या करना था, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 P²/2m। इसी रिलेशन को यूज़ करना है हमें, और हमें बताना है कि दो हमारे पास बॉडीज़ हैं, एक का मास m है और एक का मास क्या है 4m है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है, लेकिन तो उनका रेशो क्या बनेगा लीनियर मोमेंटम का। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ और सोल्व करके जो आंसर आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। तो हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी गई थी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी गई थी तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे फिर से वही 1/2 P'²। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैं मोमेंटम की वैल्यू P' यूज़ कर रहा हूँ और उसका मास कितना है 4m है। बस यहाँ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो P² इज इक्वल टू P'²/4। इसके बाद क्या करना था हमें, इसके बाद रेशो निकालना था। इसको इस P' को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ शिफ्ट करने के बाद हमारे पास बनेगा P/P', रूट भी ले लेना है, उसके बाद 1/2।
तो रेशो कितना हो गया 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो है जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो थीटा की अगर हम बात करें, एक पूरा चक्कर मारने में 2 पाई एंगल हो जाएगा अर्थ सैटेलाइट का, और टाइम पीरियड कितना 24 घंटे। 24 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई और फिर एक बार और 60 से मल्टीप्लाई सेकेंड। तो इसको सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे इंटरेस्टिंग है देखिए, इसमें कहा एक आयरन बॉल है आपके पास, लोहे की बॉल है और एक लकड़ी की बॉल है, सेम रेडियस है, वैक्यूम, बिल्कुल भी हवा नहीं है, सेम हाइट से रिलीज किया गया है, ठीक है। कौन सी बॉल जो है अर्थ पे पहले पहुंचेगी? तो कौन सी पहले पहुंचेगी? सबको लगा होगा लोहे वाली, लेकिन नहीं यार, लोहे वाली नहीं, लकड़ी वाली और लोहे वाली दोनों एक साथ पहुंचेंगी। इसका कारण देखिए, इसका कारण ये है कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइए। इक्वेशंस ऑफ मोशन की हम बात करें, जैसे एग्जांपल S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। दोनों को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये खत्म हो जाएगा। S इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर आएगा। ये दोनों के केस में G होगा तो मैंने यहाँ पे G लिख दिया इसको। अब उसके बाद दोनों का S भी सेम है H, तो उसके बाद देखिए टाइम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए। टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा 2S अपॉन G का रूट। यहाँ से टाइम की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो टाइम की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, अंडर रूट 2S अपॉन G इज इक्वल टू टी। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? S पे और G पे। चाहे लकड़ी वाली है चाहे लोहे वाली है, दोनों का S सेम है ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट H और G दोनों के लिए सेम है, इसलिए दोनों का टाइम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अर्थ। सीधी सी बात है यार, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है अर्थ पे, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? तो यूनिट्स की अगर हम बात करें तो F इज इक्वल टू म्यू आर। ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो म्यू का जो होगा आंसर वो सिर्फ एक वैल्यू आती है 0.5 ऐसे करके ना, 0.05, उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होगी, 0 होगी। कारण स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखिए 1 kg सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, जितनी भी हीट लगेगी उसको उसका स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। लेकिन कहा गया आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर सेम रखा गया है, यानी कि टेम्परेचर तो इंक्रीज करना ही नहीं है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट दोगे आप, देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, तो कितनी हीट लगेगी, लगती रहेगी लगती रहेगी लगती रहेगी, इसलिए स्पेसिफिक हीट कितनी रहेगी इसकी, इनफाइनाइट रहेगी। एक मोलिक्यूल है, उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी है, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी 5। 9वां क्वेश्चन, टाइम पीरियड दे रखा है हमें 0.05, एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो SHM की अगर हम बात करें, SHM में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, dy/dt इज इक्वल टू A कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मैक्सिमम निकालनी है तो कोस ओमेगा टी को 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो गया। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी दी हुई हमें, एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो दे रखी थी एम्पलीट्यूड दे रखा था 4 सेंटीमीटर, यानी कि 0.04। टाइम पीरियड गिवन था शायद 0 पॉइंट कुछ, तो टाइम पीरियड से हम पहले ओमेगा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, टी की वैल्यू हमें दे रखी है और वो फिर आपने ओमेगा यहाँ पे भर देनी है। इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आराम से आ जाता। उसके बाद कहा गया है
अ टीनी लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल बट अ लार्जर ड्रॉप हैज़ ओवल शेप, वाई? देखो जो छोटी सी ड्रॉप है ना, छोटी सी है, सरफेस टेंशन की वजह से हर तरफ से सेम सरफेस टेंशन फील करेगी, जिसकी वजह से वो गोल रहेगी। लेकिन बहुत बड़ी हो गई है, तो बड़ी हो गई है तो क्या होगा, सरफेस टेंशन तो सेम फील करेगी, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा होगा। ग्रेविटी की वजह से वो ओवल शेप रहेगी, गोल नहीं रहेगी। तो अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो है ज़्यादा है किस पे, लार्जर ड्रॉप पे, इस वजह से उसकी शेप ओवल है। सोप कैसे हेल्प करता है डर्ट को रिमूव करने से वॉशिंग क्लोथ्स? यार ये तो सीधी सी बात है, मिसेल बनाकर ना, मिसेल फॉर्मेशन। तो इसमें आप एक नंबर का क्वेश्चन था तो मिसेल फॉर्मेशन वगैरह लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। या फिर इसमें मिसेल का नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि सोप क्या करता है ना, वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से सोप जो है आसानी से पानी जो है आसानी से डर्ट को रिमूव कर पाता है। तो इस वीडियो में पहले 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें बाकी के पार्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।